क्लास 8 मैंने आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक भारत की खोज से पाठ 7 से मैंने आपको गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस संग्रह के बारे में बताया था। अब बेटा मैं आपको उसके आगे का भाग बताने जा रही हूँ। कांग्रेस के पुराने नेता जो एक अलग और ज़्यादा निष्क्रिय परंपरा में पले थे, इन नए तौर तरीकों को आसानी से नहीं अपना सके और आम जनता की इस उठान से इन्हें परेशानी हुई। लेकिन जो हवा पूरे देश में बही, इन लोगों में भी उसका नशा कुछ दूर तक भर गया। कांग्रेस के पुराने नेता बेटा जो कैसे थे, अलग और ज़्यादा निष्क्रिय परंपरा में पले थे, तो नए तरीकों को आसानी से भी बेटा अपना नहीं सके। जो पुराने नेता थे उन्होंने नए तरीकों को आसानी से वो अपना नहीं सके और उन्हें बहुत परेशानी हुई। लेकिन जो हवा पूरे देश में बह रही थी, इन लोगों में भी उसका नशा जो था भर गया था। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय मानस मूलतः निवृत्ति मार्गी है, पर गांधी जी इस निवृत्ति मार्गी के एकदम विपरीत थे। भारतीय जनता की निष्क्रियता के विरुद्ध संघर्ष करने और उसे बदलने के लिए जितना काम उन्होंने किया, किसी दूसरे ने नहीं किया। गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि बेटा वह एकदम विपरीत थे, निवृत्ति मार्ग के एकदम विपरीत थे और उन्होंने बेटा बदलने के लिए जितना प्रयास उन्होंने किया, किसी दूसरे ने नहीं किया। उन्होंने हमें गांव की ओर भेजा और कर्म के इस नए संदेश को ले जाने वाले अनगिनत दूतों की गतिविधियों से देहात में चहल पहल मच गई। किसानों को झकझोरा गया। हम लोगों पर प्रभाव दूसरे ढंग का था। हममें पहली बार ग्रामीण को उसकी कच्ची झोपड़ी में भूख की उस छाया के साथ जो हमेशा उसका पीछा करती चिपटे देखा। हमने इन यात्राओं से भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पुस्तकों और विद्वतापूर्ण भाषणों की तुलना में अधिक जाना। जो भावात्मक अनुभव हमें पहले हो चुके थे, उन्हें बल मिला। गांधी जी ने जनता को गांव की ओर भेजा। कर्म के नए संदेश ले जाने वाले अनगिनत दूतों की गतिविधियों से क्या हुआ बेटा, देहातों में भी चहल पहल मच गई। उन्होंने संदेश दे करके उन्होंने हमें गांव की ओर, जनता को गांव की ओर भेजा। तो उससे क्या हुआ, देहातों में भी चहल पहल सी मच गई। किसानों को उनके संदेश से किसान भी झकझोर उठे थे। इन लोगों पर प्रभाव लेकिन दूसरे ढंग का था। दूसरे ढंग का क्या था कि बेटा पहली बार ग्रामीण की उस कच्ची झोपड़ी में भूख की उस छाया के साथ जो हमेशा उसका पीछा करती थी चिपटे देखा। जो देहातों में जो क्या थी, गरीबी थी, अपनी कच्ची झोपड़ियों में थे, वे भूख से तड़फ रहे थे। भूख की छाया में जो हमेशा वो उनका जो गरीबी थी पीछा कर रही थी। तो हमने इन यात्राओं से भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पुस्तकों और विद्वतापूर्ण भाषणों की तुलना से अधिक जाना। इससे क्या हुआ बेटा, उन्हें भी बहुत बल मिला। आर्थिक, सामाजिक और दूसरे मामलों में गांधी जी के विचार बहुत सख्त थे। जो बेटा आर्थिक पक्ष, सामाजिक पक्ष और दूसरे कई मामले, उस मामले में बेटा गांधी जी के जो विचार थे वो बहुत ही कड़े थे, सख्त थे। उन्होंने इन सब को कांग्रेस पर लादने की कोशिश नहीं की। इनमें से कुछ विचारों को उन्होंने कांग्रेस में बैठाने की कोशिश की। वे सावधानी से आगे बढ़े क्योंकि वे जनता को अपने साथ ले जाना चाहते थे। गांधी जी ने क्या किया बेटा, बहुत ही सावधानी से आगे की ओर बढ़ते गए क्योंकि उन्हें अपने साथ साथ अपने भारत की जनता को भी लेकर चलना था। बहुत से, अब आइए बेटा पेज नंबर 110 पर। लोगों ने उनके सभी विचारों को स्वीकार नहीं किया। कुछ लोगों का उनके बुनियादी दृष्टिकोण से मतभेद था। दो तरह से उनके विचारों का अस्पष्ट किंतु पर्याप्त प्रभाव पड़ा। हर बात की बुनियादी कसौटी यह थी कि उससे आम जनता का भला कहाँ तक होता है, और दूसरे यह कि लक्ष्य भले ही सही हो लेकिन साधन हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं और उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। गांधी जी बेटा लोगों ने
उनके सभी विचारों को तो स्वीकार नहीं किया। जो गांधी जी के बेटा विचार थे, सभी लोगों ने उनको स्वीकार नहीं किया। कुछ लोगों में बेटा मतभेद भी था, दो तरह का था। एक तो उनके विचारों की अस्पष्ट लेकिन पर्याप्त प्रभाव पड़ा, कुछ लोगों पर अस्पष्ट लेकिन पर्याप्त प्रभाव पड़ा। और आम जनता भला कहाँ तक होता, उससे आम जनता का भला कहाँ तक होता। फिर लक्ष्य भले ही सही हो, उनका जो उद्देश्य है लक्ष्य भले ही सही हो, लेकिन साधन हमेशा महत्वपूर्ण होते और साधनों की अनदेखी भी नहीं की जा सकती। गांधी मूलतः धर्मप्राण व्यक्ति थे। गांधी जी बेटा मूलतः धर्मप्राण व्यक्ति थे। वे अपने अंतरतम की गहराइयों तक हिंदू हैं, लेकिन धर्म संबंधी उनकी अवधारणा किसी सिद्धांत, परंपरा या कर्मकांड से कोई संबंध नहीं। गांधी जी बेटा वैसे तो अंततः मतलब अंतरतम तक हिंदू हैं, लेकिन बेटा धर्म की जो अवधारणा होती वो उनके किसी भी सिद्धांत पर, गांधी जी के किसी भी परंपरा पे, कर्मकांड से कोई भी उनके धर्म का कोई भी संबंध नहीं था। उनका बुनियादी सरोकार उन नैतिक नियमों में उनके दृढ़ विश्वासों से है जिन्हें वे सत्य या प्रेम के नियम कहते हैं। गांधी जी ने हमेशा बेटा सत्य या प्रेम का ही नियम अपनाया, सत्य और अहिंसा का नियम अपनाया। जैसा कि बेटा आप भी गांधी जी के बारे में जानते आ रहे हैं कि गांधी जी ने हमेशा बेटा सत्य और अहिंसा का ही रास्ता अपनाया था। इन दोनों शब्दों को वे एक ही अर्थ के लिए अदल बदल कर इस्तेमाल करते थे। उनका मतलब था कि सत्य और अहिंसा ये दोनों ही शब्द जो है एक दूसरे के ही अर्थ से मिलते जुलते हैं, और उन्होंने इनका प्रयोग जो किया वो भी अदल बदल के ही किया। उनका दावा है कि वे हिंदू धर्म की मूल भावना को समझते हैं। उन्होंने उस सिद्धांत और व्यवहार को नामंजूर किया जो उनकी आदर्शवादी व्याख्या से मेल नहीं खाता था। वे सबसे ऊपर नैतिक नियमों की सत्ता मानते हैं, वह भी उस रूप में जिस रूप में उन्होंने खुद उन्हें उसे समझा। बेटा गांधी जी अंतरतम हिंदू थे, लेकिन बेटा अपने सिद्धांतों में, परंपरा में उन्होंने धर्म का कोई भी संबंध नहीं रखा। उन्होंने हर उस सिद्धांत और व्यवहार को नामंजूर कर दिया जो उनकी आदर्शवादी व्याख्या से मेल नहीं खाता था। जो भी बेटा उनकी आदर्शवादी व्याख्या से मेल नहीं खाता था, गांधी जी ने उस व्यवहार को और उस सिद्धांत को ही नहीं माना, नामंजूर कर दिया। सबसे ऊपर नैतिक नियमों की सत्ता मानते हैं, और वह भी उस रूप में जिस रूप में उन्होंने खुद उसे समझा है। जीवन के अन्य पक्षों की ही तरह औसत आदमी के लिए इससे राजनीति में परेशानी और अक्सर गलतफहमी पैदा होती है, लेकिन कोई बाधा उन्हें अपनी पसंद के सीधे रास्ते में से नहीं हटा पाती। बेटा गांधी जी जो थे उनके जीवन के जो अन्य पक्ष की ही तरह औसत आदमी के लिए इससे राजनीति में परेशानी और अक्सर क्या होता है बेटा, राजनीति में अक्सर ही गलतफहमियां पैदा हो जाती, लेकिन कोई भी बाधा, कोई भी रुकावट उन्हें अपने रास्ते से हटा नहीं पाई। गांधी जी का जो रास्ता था बेटा, कोई भी ऐसी बाधा नहीं आई जो उन्हें वहाँ से हटा पाती, क्योंकि एक सीमा के भीतर वे बराबर अपने को बदलती हुई स्थिति के अनुरूप ढालते चलते हैं। वे हमेशा खुद अपने ही शुरुआत करते हैं। उनकी कथनी और करनी में इतना मेल होता है जितना हाथ और दस्ताने में। गांधी जी के लिए बेटा कहा गया कि उन्होंने जो भी किया तो उसमें यही कहा जाता था, उनका कथन और उनका करना इतने में बस इतना ही मेल खाता है कि जैसे कि दस्ताना जो हाथ में पहना जाता है और हाथ। तो उन्होंने जो कहा वो किया, कथनी और करने में मात्र इतना ही मेल, कथनी और करनी में इतना मेल होता है कि जैसे कि हाथ और दस्ताना। जिस भारत को वे अपनी इच्छाओं और आदर्शों के अनुसार ढालने जा रहे थे, उसके बारे में उनका विचार था, मैं एक ऐसे भारत के लिए काम करूँगा। गांधी जी ने का बेटा विचार क्या था, ध्यान से देखिए। गांधी जी का विचार था कि मैं एक ऐसे भारत के लिए काम करूँगा जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी यह महसूस करेगा कि यह उसका देश है, जिसके निर्माण में उसकी आवाज़ प्रभावी है।
एक ऐसा भारत जिसमें लोगों के ऊंचे नीचे वर्ग नहीं होंगे, ऐसा भारत जिसमें सब जातियां पूरे समभाव से रहेंगी, ऐसे भारत में छुआछूत या नशीली मदिरा और दवाइयों के अभिशाप के लिए कोई जगह नहीं होगी। गांधी जी ने कहा बेटा कि मैं कैसे भारत के लिए काम करूंगा जो जहाँ क्या हो, हर गरीब से गरीब आदमी भी यह महसूस करे कि ये उसी का देश है, और भारत जिसमें लोगों के ऊंचे नीचे वर्ग नहीं होंगे, सब एक समान रहेंगे, सब एक समभाव से रहेंगे। भारत में छुआछूत, ऊंच नीच, नशीली मदिरा, दवाइयाँ जो है वो अभिशाप के समान समझा जाएगा। मैं कैसे भारत के लिए काम करूँगा। गांधी जी ने कहा स्त्रियों को पुरुषों के समान, आइए बेटा पेज नंबर 111 पर, स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार होंगे, यही मेरे सपनों का भारत है। गांधी जी ने बेटा देखिए किस तरह के भारत का सपना देखा। उन्होंने कहा कि मैं कैसे भारत के लिए काम करूंगा जहाँ क्या है, हर गरीब से गरीब व्यक्ति भी ये महसूस करे, समझे कि ये उसका देश है, जहाँ छूत छात ना हो, जहाँ ऊंच नीच ना हो, जाति पात ना हो, सब एक समान एक जैसे ही रहे, स्त्रियों को भी पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त हो। तो मेरे सपनों का भारत है जहाँ उन्हें अपनी हिंदू विरासत पर का गर्व था। वहाँ उन्होंने हिंदू धर्म को एक सार्वभौमिक बाना पहनाने का प्रयत्न किया और सत्य के घेरे में सब धर्मों को शामिल कर लिया। उन्होंने अपनी सांस्कृतिक विरासत को संकीर्ण बनाने से इनकार कर दिया। गांधी जी को बेटा हिंदू विरासत पर गर्व था। वहाँ उन्होंने हिंदू धर्म को एक सार्वभौमिक बाना वस्त्र भी पहनाने का प्रयत्न किया था। गांधी जी ने लिखा कि बेटा हम भारतीय संस्कृति न हिंदू है, न इस्लाम, न पूरी तरह से कुछ और, यह सबका मिला जुला रूप है। उन्होंने आगे लिखा, मैं चाहता हूँ कि मेरे घर के पास सारे देशों की संस्कृति जितनी स्वतंत्रता से संभव हो उतनी स्वतंत्रता से फैले। गांधी जी ने ये भी लिखा कि मैं चाहता हूँ मेरा जो भारतीय संस्कृति ना तो वह हिंदू है न इस्लाम है, पूरी तरह से न कुछ और है, सबका क्या है, सब मिला जुला रूप है। उन्होंने लिखा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे घर के पास सारे देशों की जो संस्कृति है जितनी स्वतंत्रता से संभव हो सके उतनी स्वतंत्रता से हमारे देश की संस्कृति फैले, लेकिन उसमें कोई मेरे पैर उखाड़ दे ये मुझे मंजूर नहीं है। गांधी जी ने कहा कि मेरे भारत की संस्कृति पूरी तरह से स्वतंत्रता से फैले, लेकिन मेरे पैरों को कोई उखाड़ दे ये कतई मुझे मंजूर नहीं है। आधुनिक विचारधाराओं से प्रभावित होकर उन्होंने कभी अपने जड़ों को नहीं छोड़ा, उन्हें मजबूती से गांधी जी ने बेटा पकड़े रहा। गांधी जी बेटा ऐसे महान व्यक्तित्व के पुरुष थे कि जिन्होंने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा, अपनी विचारधाराओं को प्रभावित होकर अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ा, अपनी जड़ों को ही मजबूती से पकड़े रहा। डूबे हुए लोगों को उठाने की लगन के सामने और सभी बातों की तरह धर्म का भी उनके लिए गौड़ स्थान था। जो लोग डूब रहे हैं, जो लोग गर्त में जा रहे हैं, उन्हें उठाना है। एक अधमुखे राष्ट्र का ना कोई धर्म हो सकता है, न कला, न संगठन। अगर कोई राष्ट्र अधमुखा है, विकसित नहीं है और वह स्वतंत्र नहीं है, तो ऐसे राष्ट्र का कोई भी धर्म नहीं हो सकता, ना कोई संगठन, ना कोई एकता, ना कोई कला। करोड़ों भूखे मरते लोगों के लिए जो कुछ भी उपयोगी हो सकता है वही मेरे लिए सुंदर है। गांधी जी ने कहा कि एक अधमुखे राष्ट्र का कोई भी धर्म नहीं होता है, ना कोई उसके पास कला होती है। मेरे लिए तो जो लोग, करोड़ों लोग जो भूखे मर रहे हैं, उनके लिए जो भी कुछ उपयोगी हो सकता है, मेरे लिए सबसे अच्छा वही है कि मैं उन भूखों को मैं भोजन दूं, और मेरे लिए तो सबसे महत्वपूर्ण वही है। आज हम सबसे पहले जिंदगी की ज़रूरी चीज़ें दें और उसके बाद जीवन के लिए शोभा की वस्तुएं और अलंकार अपने आप आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा मेरी आकांक्षा है हर आँख से हर आंसू को पोंछ लेना। गांधी जी ने देखिए बेटा कितना अच्छा कहा। उन्होंने कहा कि आज ज़रूरी क्या है, ज़रूरी तो वो है जो हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है।
जो अनिवार्य आवश्यकता है वो पूरी कर हो जाए। उसके बाद तो जीवन के जो अन्य वस्तु जैसे शोभा की वस्तुएं, अलंकार, वो अपने आप आ जाएंगे। सबसे पहले तो बेहद ज़रूरी वो है जो हमारी अनिवार्य आवश्यकता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी यही आकांक्षा, यही चाहत है कि मैं हर आंख से आंसुओं को पोंछ दूं। यह आश्चर्य की बात नहीं कि इस अद्भुत रूप से तेजस्वी आदमी ने, जिसका पैमाना सबसे गरीब आदमी है, भारत की सामान्य जनता को सम्मोहित कर लिया, उन्हें चुंबक की तरह आकर्षित कर लिया। गांधी जी के बारे में कहा गया कि आश्चर्य की बात नहीं कि सबसे तेजस्वी आदमी ने, जो स्वयं गरीब आदमी है, फिर भी उसने जनता को क्या किया, अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वे उनको अतीत के साथ भविष्य को जोड़ने वाली कड़ी की तरह जान पड़े, जिन्होंने क्या किया बेटा, उनके पिछले दिनों को और साथ में भविष्य दोनों को एक साथ एक कड़ी में जोड़ दिया। उन्होंने केवल अपने अनुयायियों में ही नहीं बल्कि अपने विरोधियों में भी और उन तमाम तटस्थ लोगों में जो इस बारे में निश्चय नहीं कर पाते थे कि क्या सोचना और क्या करना है, एक मनोवैज्ञानिक क्रांति पैदा कर दी। गांधी जी ने क्या किया, इस तरह से उन्होंने बेटा लोगों को, जनता को, भारत की जनता को अतीत के साथ साथ भविष्य से जोड़ा, एक कड़ी में जोड़ दिया। फिर उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक क्रांति भी पैदा की। कांग्रेस पर गांधी जी का प्रभुत्व था, गांधी जी का जो अधिकार था, प्रभुत्व था, वो था कांग्रेस पर। लेकिन यह खास किस्म का अधिकार था, क्योंकि कांग्रेस एक सक्रिय विद्रोही अनेक पक्षीय संगठन था जिसमें तरह तरह की राय होती थी और उसे आसानी से इधर उधर नहीं ले जाया जा सकता था। गांधी जी अक्सर दूसरों की इच्छा के सामने झुक जाते थे, कभी कभी वे अपने विरुद्ध फैसलों को भी स्वीकार कर लेते थे। ये था बेटा गांधी जी के बारे में। अब आइए बेटा पेज नंबर 112 पर। इस तरह सन 1920 में नेशनल कांग्रेस ने और काफ़ी हद तक देश ने इस नए रास्ते को अपनाया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बार बार संघर्ष किया। इस तरह से बेटा क्या हुआ कि 1920 में नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, काफ़ी हद तक देश में नए रास्ते को अपनाया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बार बार फिर बेटा संघर्ष हुआ। अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बार बार संघर्ष किया। एक के बाद दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ और उसके कारण बहुत कष्ट उठाने पड़े, लेकिन इन मुसीबतों को चूंकि खुद आमंत्रित किया गया था, इसलिए उनसे शक्ति ही मिली। एक के बाद एक बेटा आंदोलन हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे कष्ट उठाने पड़े, लेकिन जो मुसीबतें बेटा थीं उन्हें चूंकि खुद स्वयं ही आमंत्रित किया गया था, इसलिए उन आंदोलनों से क्या हुआ, हमें भी बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त हुई। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी नहीं था, तब भी भारत में ब्रिटिश सरकारी तंत्र से असहयोग जारी था, गरचे उसका आक्रामक चरित्र समाप्त हो गया था। जब बेटा ये सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं हुआ था, तो उस समय भी भारत में ब्रिटिश सरकारी तंत्र से असहयोग जारी था। अल्पसंख्यकों की समस्या, मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना। अब बेटा किसकी समस्या आ गई, अब आ गई अल्पसंख्यकों की समस्या। अब देखिए अल्पसंख्यकों को क्या समस्या थी, जिसे सांप्रदायिक समस्या कहा जाता था। वह अल्पसंख्यकों के अधिकारों के साथ इस तरह तालमेल बैठाना था ताकि उन्हें बहुसंख्यकों के खिलाफ पर्याप्त संरक्षण मिल सके। बेटा जिसे कहा गया कि ये सांप्रदायिक समस्या है, वह अल्पसंख्यकों के जो अधिकारों के साथ तालमेल बैठाना था। उनकी क्या समस्या थी बेटा, समस्या थी जिसे कहा गया कि ये सांप्रदायिक समस्या है। वह अल्पसंख्यकों के अधिकार के साथ तालमेल बैठाना था, ताकि क्या हो बेटा, ताकि जिससे कि जो बहुसंख्यकों के खिलाफ जो पर्याप्त संरक्षण है वो उन्हें प्राप्त हो सके। भारत के अल्पसंख्यक यूरोप की तरह जातीय या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक नहीं थे। जैसा बेटा भारत के अल्पसंख्यक जो थे वो यूरोप की तरह जातीय या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक नहीं थे, बल्कि कैसे थे, वे धार्मिक अल्पसंख्यक थे।
ये अल्पसंख्यक कौन है? ये बेटा भारत के अल्पसंख्यक यूरोप की तरह जातीय या राष्ट्रीय नहीं थे कि राष्ट्र के लिए मतभेद हो या जात के लिए मतभेद हो। कैसे अल्पसंख्यक थे? ये धार्मिक अल्पसंख्यक है। जातीय दृष्टि से भारत में एक विचित्र मिश्रण है, पर जातीय सवाल भारत में न कभी उठे न उठ सकते थे। जो बेटा जात के लिए जो सवाल भारत में थे ना तो कभी उठे थे और ना उठ सकते हैं। धर्म इन जातीय विभिन्नताओं के ऊपर है। सबसे बड़ा जो है जात से बड़ा क्या है? धर्म। धर्म इन जातीय विभिन्नताओं के ऊपर, जो हमारी जातियां भिन्न भिन्न हैं उनसे कहीं ऊपर है धर्म। जातियां या तो एक दूसरे से मिल जाती हैं या उनमें अंतर करना कठिन होता है, या तो इस तरह से घुल मिल जाती हैं और कि मतलब इतने से घुल मिल जाएंगी कि उनमें तो पहचानना भी कठिन हो जाएगा, उसमें अंतर करना भी बहुत कठिन हो जाएगा। जाहिर है कि धार्मिक दीवारें स्थायी नहीं होती हैं। उन्होंने कहा कि जो धार्मिक दीवारें होती हैं, जो धर्म को बांटती हैं, वो स्थायी नहीं होती, वो टूट जाती हैं, स्थिर नहीं होती हैं। जो व्यक्ति अपना धर्म बदलता है उसकी जातीय पृष्ठभूमि या उसकी जातीय और भाषिक विरासत नष्ट नहीं हो जाती, परंतु राजनीतिक मामलों में धर्म का स्थान सांप्रदायिकता ने ले लिया। लेकिन बेटा ये राजनीतिक क्षेत्र में क्या आया कि धर्म का स्थान जो था उसे ले लिया सांप्रदायिकता ने। यह एक ऐसा संकीर्ण समुदाय, आइए बेटा पेज नंबर 113 पर, होता है कि जो मानसिक रूप से अपना आधार किसी धार्मिक वर्ग को बनाता है, किंतु वास्तव में उसकी दिलचस्पी राजनीतिक शक्ति और अपने समुदाय को बढ़ावा देने में होती। ये था बेटा अल्पसंख्यकों की समस्या। उनकी समस्या ये थी कि तालमेल बैठाना, अल्पसंख्यकों के खिलाफ पर्याप्त संरक्षण मिल सके। और ये जो अल्पसंख्यक थे बेटा, ना तो ये भारत के यूरोपीय जातियों के जैसे थे, ये ना तो जो अल्पसंख्यक थे बेटा, ना तो यूरोप की तरह जातीय थे, ना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक थे, बल्कि ये कैसे थे? ये धार्मिक अल्पसंख्यक थे। और धर्म का स्थान किसने ले लिया बाद में? सांप्रदायिकता ने। यह एक ऐसा संकीर्ण समुदाय होता है जो मानसिक रूप से अपना आधार किसी धार्मिक वर्ग को बनाता है। तो ये था बेटा अल्पसंख्यकों की समस्या। कांग्रेस सांप्रदायिक हल निकालने के लिए उत्सुक और चिंतित थी ताकि प्रगति के मार्ग की रुकावट को दूर किया जा सकते। जो कांग्रेस थी बेटा, वो इस सांप्रदायिकता का जो समस्या थी उसका हल निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थे। क्यों? क्योंकि ताकि बेटा जो प्रगति का रास्ता उसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना आए। कांग्रेस की सदस्य संख्या में बहुत रूप से हिंदू थे। जो कांग्रेस की बेटा सदस्य संख्या थी उसमें बहुत ज़्यादा हिंदू थे, लेकिन उनमें बड़ी संख्या में मुसलमानों के अलावा दूसरे तमाम धर्मों के लोग थे। जैसे कौन थे बेटा? सिख, ईसाई आदि भी शामिल थे। बेटा जो ये कांग्रेस था, इसमें बेटा जो सदस्य थे उसमें बहुत सारे हिंदू थे, लेकिन हाँ सिख और ईसाई भी थे। इसलिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करना उसकी मजबूरी थी। इसीलिए बेटा क्योंकि उसमें सभी प्रकार के धर्म के लोग थे, इसलिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करना भी बहुत बड़ी मजबूरी थी। उसके लिए सबसे बड़ी समस्या थी राष्ट्रीय स्वाधीनता और एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना। तो सबसे बड़ी समस्या तो उनके सामने ये थी कि लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना की जाए। कांग्रेस निस्संदेह एका चाहती थी। कांग्रेस क्या चाहती थी? कांग्रेस ये चाहती थी कि सब एक रहें और एका ही चाहती थी और उसे मानकर चलती थी, पर उसे ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता था जिसकी वजह से भारत के सांस्कृतिक जीवन की संपन्नता और विविधता को सिर्फ एक सांचे में कस दिया जाए। इसलिए काफ़ी दूर तक प्रादेशिक स्वायत्तता स्वीकार कर ली गई और विभिन्न समुदायों की स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विकास की सुरक्षा के तरीकों पर सहमति हो गई। जो दो बुनियादी प्रश्नों पर कांग्रेस अडिग रही। दो बुनियादी बेटा ऐसे प्रश्न थे जिस पे जो कांग्रेस अडिग रही। पहला था राष्ट्रीय एकता और था लोकतंत्र। आधी शताब्दी तक अपने विकास के समय वह इन पर बराबर बल देती रही। आधी शताब्दी तक बेटा क्या किया भारत ने? विकास के समय वह इन पर बराबर ही बल देती रही, राष्ट्रीय एकता पर और लोकतंत्र पर।
गुजरे जमाने में कम से कम सिद्धांत में ब्रिटिश सरकार ने भी भारतीय एकता और लोकतंत्र का समर्थन किया था, लेकिन उसकी नीतियां हमें सीधे उस दिशा में ले गईं जहां इन दोनों का ही अस्वीकार था। जो जमाना बीत गया बेटा, उसमें कम से कम सिद्धांत में ब्रिटिश सरकार ने भी भारतीय एकता और लोकतंत्र का समर्थन किया था। जो बेटा समय बीत गया तो उसमें क्या था, जो अंग्रेज थे ब्रिटिश सरकार, उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी हमारी भारतीय एकता के सामने और हमारे लोकतंत्र के सामने उन्होंने भी समर्थन किया था, लेकिन उनकी नीति हमें सीधे उस दिशा में ले गई जहां दोनों का ही अस्वीकार था, उस दिशा की ओर ले गई जहां पर ये अस्वीकार था। अगस्त 1940 ईस्वी में कांग्रेस ने मजबूर होकर घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश सरकार की नीति जनजीवन में संघर्ष और फूट को प्रत्यक्ष रूप से उकसाती और भड़काती। फिर बेटा कांग्रेस ने मजबूर होकर यह घोषणा कर ही दी, घोषणा ये की उन्होंने कि जो ब्रिटिश सरकार है उनकी नीति ये है कि जनजीवन में क्या किया जाए, संघर्ष और फूट को उकसाया जाए और भड़काया जाए। तो घोषणा उन्होंने की कि जनजीवन में संघर्ष और फूट को प्रत्यक्ष रूप से उकसाती और भड़काती। ब्रिटिश सरकार के जिम्मेदार लोग खुल्लम खुल्ला हमसे यह कहने लगे कि शायद किसी नई व्यवस्था के पक्ष में भारत की एकता की बलि चढ़ानी पड़े, और यह भी कि भारत के लिए लोकतंत्र ठीक नहीं है। हम सांप्रदायिक समस्या का कोई ऐसा हल न ढूंढ सके जो सब पार्टियों को मंजूर हो। फिर बेटा ब्रिटिश सरकार के जो जिम्मेदार लोग थे उन्होंने ही क्या कह दिया, उन्होंने खुल्लम खुल्ला ये कह दिया कि नई व्यवस्था के पक्ष में भारत की एकता की बलि चढ़ानी पड़े, मतलब कि जो नई व्यवस्था है उसके पक्ष में भारत की बलि चढ़ाना पड़ेगा, और साथ ही साथ भारत के लिए लोकतंत्र भी ठीक, भारत का जो लोकतंत्र वह भी ठीक नहीं है। हम सांप्रदायिक समस्या का कोई ऐसा अब हल निकालें कि जिसमें क्या हो, जो हमारी जितनी भी पार्टियां सबको वह मंजूर हो। हम सांप्रदायिक समस्या जो है उसके लिए हम कोई ऐसा उपाय निकाले, ऐसा हल ढूंढें जो क्या हो, जो सभी पार्टियों को स्वीकार्य हो। अब आइए बेटा पेज नंबर 114 पर। यह साफ जाहिर है कि भारत में बहुत से सामंती और प्रतिक्रियावादी समुदाय हैं। इनमें कुछ यहाँ की ज़मीन की उपज है और कुछ को जन्म देकर उनका पोषण अंग्रेजों ने किया है। संख्या की दृष्टि से वे भले ही कम हों, लेकिन उनके पास ब्रिटिश सत्ता की मदद है। साफ बेटा ये जाहिर हो गया, ये साफ पता चल गया कि भारत में बहुत से सामंती हैं और प्रतिक्रियावादी समुदाय भी हैं। कुछ की जमीन की उपज है और कुछ को स्वयं उन्होंने जन्म दिया है, और खुद उनकी जो जमीन की उपज है और कुछ को जन्म देकर उनका पालन पोषण किसने किया, अंग्रेजों ने किया। संख्या में भले ही वो क्या हो, बहुत ही कम हो, लेकिन उनके पास ब्रिटिश सत्ता की मदद है, मतलब उनकी मदद की आड़ में वह है। बीते हुए दिनों में अंग्रेजों की नीति मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के मतभेदों को प्रोत्साहित करके उन पर बल देने की और सांप्रदायिक संगठनों को कांग्रेस के विरुद्ध महत्व देने की रही। जो समय बीत गया तो उसमें बेटा अंग्रेजों की जो नीति थी वह मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के मतभेदों को प्रोत्साहित करना था, उस पर बल देने की थी, और सांप्रदायिक संगठनों को कांग्रेस के विरुद्ध महत्व देने की भी रही। मिस्टर जिन्ना की मांग का आधार एक नया सिद्धांत था। मिस्टर जिन्ना थे बेटा जिनकी मांग का आधार था जो एकदम नया सिद्धांत था, जिसकी उन्होंने हाल ही में घोषणा की थी कि भारत में 2 राष्ट्र हैं, एक है हिंदू, दूसरा है मुसलमान। जिन्ना ने कहा कि भारत में 2 राष्ट्र हैं, एक है हिंदू, दूसरा है मुसलमान। 2 ही क्यों, मैं नहीं जानता, क्योंकि अगर राष्ट्रीयता का आधार धर्म है तब तो भारत में बहुत से राष्ट्र हैं। यहाँ तक कि जिन्ना ने कहा कि अगर भारत में 2 ही राष्ट्र हैं, एक राष्ट्र का नाम उन्होंने दे दिया हिंदू और दूसरे राष्ट्र का नाम दे दिया उन्होंने मुसलमान। उन्होंने कहा मैं नहीं जानता, क्योंकि अगर राष्ट्रीयता ही का आधार ही धर्म है, कि राष्ट्रीय जो है राष्ट्रीयता का अगर आधार धर्म अगर है, तब तो भारत में एक नहीं बहुत सारे राष्ट्र हैं।
यहाँ तक कहा जा सकता है कि अतीत में भारत का विकास एक बहुराष्ट्रीय राज्य के रूप में हुआ और उसमें राष्ट्रीय चेतना धीरे धीरे आई। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि अतीत में जो समय बीत गया, अतीत में भारत का जो विकास है वो एक राज्य के रूप में नहीं, एक राष्ट्र के रूप में नहीं, बल्कि बहुराष्ट्रीय रूप में हुआ। मिस्टर जिन्ना के दो राष्ट्रों के सिद्धांत से पाकिस्तान का या भारत का विभाजन की अवधारणा का विकास हो गया। बेटा जो हमारा पाकिस्तान और भारत जो विभाजित हुआ वो किस तरह से हुआ? वो इसी तरह से हुआ कि मिस्टर जिन्ना के दो राष्ट्रों के सिद्धांत से, जो उन्होंने दो राष्ट्र का सिद्धांत निकाला, हिंदू और मुसलमान, तो उसी के सिद्धांत से पाकिस्तान का या भारत का विभाजन का जो अवधारणा का विकास हुआ। लेकिन उससे दो राष्ट्रों की समस्या का हल नहीं हुआ, क्योंकि वे तो पूरे देश में थे। लेकिन इससे जो समस्या थी उसका कोई भी उपाय, कोई हल नहीं निकला, क्योंकि वो तो पूरे ही देश में फैले हुए थे। तो इस तरह से बेटा आज पाठ 7 भी आपका पूरा हो गया। पाठ 8 और पाठ 9 बहुत छोटा है, जो अभी आपको हम इसके बाद समझा देंगे, थोड़ी देर बाद आपको हम समझाएंगे। साथ ही साथ बेटा जितना मैं पढ़ाती जा रही हूँ वो भी आप साथ ही साथ पढ़ते चलिए। अभी आप बेटा पाठ 7 आपका पूरा हो गया, इसके बाद मैं आपको पाठ 8 और पाठ 9 समझाऊंगी।